अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इदारे ने मौका दिया बात करने का, और इस एफ़र्ट का अवलीन मकसद ये होगा कि कोई जो भी नॉलेज मेरे पास मौजूद है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे और उनको उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जिनसे हम गुज़रे हैं, और उनका रास्ता कुछ आसान हो जाए, उनको मंजिल के बारे में ज़रा वक्त से पहले पता लग जाए, बहुत ज़्यादा मुसाफत ना तय करनी पड़े उन्हें। तो मैं ब्रीफली बात शुरू करता हूँ। मेरी जो जर्नी है इट स्टार्टेड इन 2005, तो व्हेन माय सन गॉट डायग्नोज्ड विद ऑटिज़म, the school called me and they said कि something is not going well, तो आप आएँ देखें कि क्या मामलात हैं। So I went and we addressed the issue. इसके अंदर जो सबसे बड़ा मामला होता है ऑटिज़म में, मैं ऑटिज़म को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लूँगा। आज के ज़माने में आसान है, गूगल पे हर शख्स बड़ी आसानी से पता लगा सकता है कि इस डिसऑर्डर का मतलब क्या है। बैक देन ये लफ्ज़ भी अनजान था हमारे लिए। वॉज द फर्स्ट टाइम में हमने गूगल पे सर्फ किया कि ये क्या वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मामला सबसे पहले दरपेश आता है वो ये है कि इंसान एक डिनाइल के फेज़ में चला जाता है और वो कहता है कि वो मानता नहीं इस बात को कि ये कोई हकीकत भी है। क्योंकि जो ऑटिज़म है, जब आप इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड विद ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, यानी किसी भी चीज़ पे फोकस करने की जो आपकी क़ुव्वत है वो बड़ी कमज़ोर है और बड़ी कम मियाद की है, बड़ी जल्दी वो फोकस आपका ख़त्म हो जाता है। देन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड विद इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स, यानी ये जो बच्चे हैं ये किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाते, कोई भी इनका दोस्त नहीं होता, कोई कंपेनियनशिप नहीं बना पाते। और फिर इसके अलावा ज़ाहिर है इसके अंदर रीडिंग डिसेबिलिटी है, आपकी वो स्किल्स नहीं है, रिटेंशन पावर बहुत कमज़ोर है, आपका मेमोरी वैसा नहीं है। और फिर ये जो ऑटिज़म का स्पेक्ट्रम है ये काफ़ी बड़ा है। कुछ लोग इसके अंदर कम इफ़ेक्टेड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, इसके अंदर बातचीत आसानी से कर पाते हैं। कुछ बच्चों के पास स्पीच का मामला भी इम्पेयर्ड होता है और वो ज़्यादा इसके साथ इफ़ेक्टेड होते हैं। तो ये इसके स्पेक्ट्रम का सारा मामला है। मैं थोड़ा इस हवाले से भी बात करूँगा, एज आई सेड कि अवेयरनेस मिले, आगाही मिले उन लोगों को जो कि शायद इस सफ़र में शुरुआत में हो और उनको मुश्किलात दरपेश हो, और पाकिस्तान में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड, एज आई टोल्ड यू कि बैक इन 2005 मुझे इस बारे में मालूम हुआ। दैन द जर्नी स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मालूम नहीं था, स्टार्टेड सर्फिंग ऑन द नेट कि क्या करें। सो ढूंढते ढूंढते नज़र आया कि देयर इज़ एन ऐप ऑन द इंटरनेट कॉल्ड द मीटअप का एक ऐप है। इसके ऊपर हर चीज़ के मीटअप होते हैं। किसी को क्रिकेट से लगाव है तो उसको क्रिकेट का मीटअप मिल जाएगा, कारोबार वालों को कारोबार का मीटअप मिल जाएगा, और इट इज़ अक्रॉस द ग्लोब। तो मुझे एक ऐसा मीटअप मिल गया जिसमें ऑटिज़म से रिलेटेड लोग थे, कुछ कराची से, कुछ लाहौर से। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड, मैंने उसको ज्वाइन किया। और भी जो लोग इसमें इस मसले से गुजरे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि वो ये कदम ज़रूर अपनाएं। उससे क्या होता है कि एक शेयर्ड विजडम, एक शेयर्ड नॉलेज मिल जाता है, और आपको ये भी एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे और लोग भी हैं जो इस मामले से इफ़ेक्टेड हैं और वो कैसे इस मसले को हल कर रहे हैं। तो फिर आपको वहाँ से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। जब आपको गाइडेंस मिलनी शुरू होती है तो आप थोड़ा बहुत हिम्मत करके उस डिनाइल फेज से भी बाहर आते हैं और आप रियलाइज़ करते हैं कि अब ये जो होना था वो तो हो गया, अब इट्स टाइम टू मूव ऑन, अब हल की तरफ जाना है। हल की तरफ जाने में जो सबसे पहला मरहला है वो है
असेसमेंट का और टेस्टिंग का, यानी ये पता लगाना कि आप कितना बैडली इफ़ेक्टेड हैं और किन किन चीज़ों को आपको फिक्स करना है, किन किन चीज़ों से बैटल करनी है आपको। तो अगेन, while in Pakistan there are very few institutes and very few people who can get you the right assessment. Back then in 2005 we had to go abroad for this assessment. It's a tedious procedure, it's an expensive procedure, and it takes a lot of time and effort. पाकिस्तान में जैसे एज आई सेड कि जो डॉक्टर हजरात हैं वो खुद भी अब भी नहीं है फेमिलियर, और तब तो बिल्कुल ही नहीं थे। आपको शायद ही कोई ऐसा एक्सपर्ट मिले जो सिर्फ इसी फील्ड यानी ऑटिज़म को समझता हो, जानता हो और इसी में काम करता हो। देयर इज़ हार्डली एनीबडी, शायद अब कुछ लोग हो। तो तब ये दुश्वार मरला था। बहरहाल हमने तो दुश्वारी से किया। अब पाकिस्तान में असेसमेंट हो सकती है। जो इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक पूरा विंग है जो ऑटिज़म को डील करता है, और वहाँ की असेसमेंट मुस्तनद है और रिकग्नाइज्ड है वर्ल्ड ओवर। असेसमेंट में वो आपको बताते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उनमें डेफिसिट कितना है, आपकी कॉग्निशन में, आपकी लैंग्वेज में, आपकी बिहेवियर में कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो वो ये बताएंगे कि लैंग्वेज में आपकी उम्र 4 साल है, शायद आपकी वैसे उम्र 14 साल हो। आपकी जो है मोटर स्किल्स जो हैं उसमें आपकी उम्र 16 बरस है अभी, लेकिन शायद असेसमेंट में 6 बरस हो। तो फिर आपको वो साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कौन सी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ करके और थेरेपीज़ करके आप इस काबिल होंगे कि इस डेफिसिट को कवर कर पाएँ। तो आज पाकिस्तान में ये सहूलत मुहैया है। फिर अगला मरहला आ जाता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग का जो मरहला है वो भी बड़ा दुश्वार गुजार है। होता ये है कि ये दिस ऑटिज़म इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लीकी गट सिंड्रोम। देयर आर imbalances in your body, there are chemical imbalances in your body. Maybe you are having a high level of mercury in your body, or maybe other imbalances are there. To find out what are these imbalances, maybe you are allergic to some diets, to some foods, so you got to know कि वो food, वो diet कौन सी है जो आपके लिए ठीक नहीं है। ये बच्चे हर खाना नहीं खा पाते, बड़े सिलेक्टिव होते हैं, 2-4 खाने खाते हैं, बाकी कुछ भी आप इनको खिला नहीं पाते। तो ये सारे टेस्ट भी अगेन बैक देन सिर्फ बाहर होते थे, आई थिंक अभी भी सिर्फ बाहर से ही हो पाते हैं। बल्कि द रीज़न वाई आई एम कनेक्टेड टू चुगताई लैब इज़ कि जब मुझे ये ज़रूरत पड़ी और मैंने बाहर की लैब्स को ये सारे टेस्ट भिजवाने थे, तो आई केम टू चुगताई लैब एंड फॉर्चुनेटली आई मेट उमर चुगताई एंड ही वॉज लिसनिंग कि यार दिस गाय इज़ टॉकिंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। ये ऐसे टेस्टों के बारे में बात कर रहा है जो मैंने कभी यहाँ सुनी नहीं। सो ही केम आउट ऑफ हिज रूम एंड ही सेड कि अब मुझे बताओ आप क्या बात कर रहे हो। देन आई टोल्ड हिम कि ये जो सारे टेस्ट हैं ये लंदन में, स्कॉटलैंड में और पेरिस की और अमेरिका की लैब्स के अंदर हो पाते हैं, लेकिन या तो आप ख़ुद वहाँ मौजूद हों या यहाँ से आप वो ब्लड सैंपल्स वहाँ पहुँचाएँ, और उनका वहाँ पर विद इन आवर्स पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना वो वैलिड नहीं रहते। सो उनको विद इन आवर्स वहाँ पहुँचाने की सहूलत मुझे चुगताई लैब ने पहुँचाई और इस तरह मैं वो कर पाया। तो मेरा चूँकि तजुर्बा पुराना हो चुका है, आज मैं समझता हूँ चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो चुकी होंगी। इंटरनेट का ज़माना है, वन कैन कनेक्ट फ्रॉम दी आउटसाइड वर्ल्ड एंड ऐसे इदारे से हेल्प लेके वो टेस्टिंग करा सकता है। तो वंस यू डन विद दिस असेसमेंट एंड टेस्टिंग, तो आपको ये पता लग गया कि हम हैं कहाँ पे। ख़राबी का तखमीना लगा लिया आपने, उसका एक्सटेंट मालूम हो गया आपको, तो अब आप जाएंगे उसको कॉम्बैट करने की तरफ। तो इसके अंदर अब मैं दोबारा आपसे ये कह दूं कि कोई मुस्तनद कानून नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक तयशुदा
प्लान है सक्सेस का, वो हर शख्स का अपना तजर्बा है और अपने अपने सक्सेसेस हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि रास्ता है ज़रूर, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पॉजिटिव रहने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। तो इसके अंदर एज आई सेड कि ये लीकी गट सिंड्रोम है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत ही ज़्यादा, यानी वो किसी एक जगह पर रुक नहीं सकता, वो उसके अंदर हैंड फ्लैपिंग होती है, वो इज़ लाइक जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दिस लीकी गट सिंड्रोम इज़ बॉदरिंग हिम फ्रॉम इनसाइड। सो उसके लिए जो एक पहला सबसे आसान अमल है वो है डाइटरी इंटरवेंशन, कि आप इसको कहते हैं मुश्किल टर्म में GFCF, ग्लूटेन एंड कैसीन फ्री डाइट, यानी आप अपनी वो डाइट अपना लेते हैं जिसमें ग्लूटेन और कैसीन नहीं होती। ये अगर हम सब लोग भी अपनाएं तो ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। यानी आप तकरीबन यू गो ऑर्गेनिक, आप हर वो चीज़ छोड़ देते हैं जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव है, कोई केमिकल है, कोई शेल्फ लाइफ पैदा करने वाला केमिकल है, और आप बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों पे चले जाते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों के खाने से आप काम डाउन हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है और इसको बायोमेड टेक्निक, यानी उस ज़माने में एज आई सेड कि वी वर शूटिंग इन द डार्क, तो जो जो रेमेडी मिलती गई हम पकड़ के ट्राई करते रहे, ये देखते हुए कि ये हार्मलेस है तो लेट्स ट्राई इट। तो ये डाइटरी इंटरवेंशन बहरहाल चूँकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो आई थिंक एवरी वन कैन ट्राई इट फॉर अ वाइल, और उसको बेनिफिट्स भी ज़रूर इसके मिल जाएंगे। चूँकि आप डाइटरी इंटरवेंशन करते हैं तो उसमें आप लिमिटेड फूड पे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ग्लूटेन कैसीन होता है, तो आप जब उन्हें छोड़ते हैं तो फिर आपको अपने आप को सप्लीमेंट करना पड़ता है, तो सप्लीमेंटेशन से आप बाकी चीज़ें पूरी करते हैं। सो इट गोज़ हैंड इन हैंड, द बायोमेड, द डाइटरी इंटरवेंशन एंड द सप्लीमेंट्स। अगेन ये जिस वक्त कोई भी आदमी इस डिसऑर्डर से दो चार हो जाता है उसका बच्चा, तो वो पेरेंट्स जो हैं उनको किसी एक मुस्तनद डॉक्टर को चुन के उसके गाइडलाइन के साथ चलना पड़ता है। वो डॉक्टर पाकिस्तान में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, आप ऑनलाइन के ज़रिए, जूम वीडियो के ज़रिए यू कैन हैव कंसल्टेशंस, और आप फिर उसको इस तरह से कॉम्बैट करते हैं। तो ये हैंड इन हैंड जाती हैं और इससे आपको कुछ नताइज हासिल होते हैं। ये मरहला भी आप इसलिए करते हैं ताकि आप अगले मरहले की तरफ जा सकें। जब आप ये कामनेस हासिल कर लेते हैं तो फिर मौका आता है कि आप कुछ लर्न करने की तरफ जाएं। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी अर्ली इंटरवेंशन होगी उतनी ही वो करामत होगी। अमूमन आपको एट द टाइम ऑफ 2.5 and 3 years of the age, you realize that the child is missing his milestones. He's a late walker, he's a toe walker, he's not talking properly, or maybe he's not talking at all. So you realize that there's something wrong going on. So अगर आपका इंटरवेंशन इसी वक्त पर शुरू हो जाए तो आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, और अगर डिनाइल में ही 2-4 साल गवा दिए जाएं तो फिर 6 years के बाद उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, बिकॉज द चाइल्ड विल देन कैरी परमानेंट टेंडेंसीज इन ऑल द एरियाज। सो अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की टू सक्सेस इस मामले के अंदर। जब आपको ये काम हासिल हो जाता है, व्हेन योर चाइल्ड इज़ एबल टू सिट इन अ चेयर एंड फोकस फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, देन यू इंट्रोड्यूस होम प्रोग्रामिंग। फिर आप किसी एक टीचर को हायर करते हैं और आप होम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में टीचर्स अब अवेलेबल हो गए हैं तो बहुत कम, लेकिन अवेलेबल हैं। ऐसे लोग जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन के अंदर मास्टर्स किया हुआ है तो उनको कुछ नॉलेज होता है, प्लस वो ऐसे लोग जो कि फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनका नॉलेज भी बड़ा अच्छा है। तो अब ये थोड़ा बहुत अवेलेबिलिटी इनकी हो गई है। एंड आई लेटर ऑन आई टेल यू अबाउट माय इंस्टीट्यूट जो कि इसके लिए मदद करता है और वहाँ पर ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो फिर आप यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आप होम प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं।
मे बी फॉर हाफ एन आवर, देन मे बी एन आवर, उसको आप ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। और इसमें की ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ख़ुद को एम्पावर करें। द पेरेंट, द मदर, मोर लाइकली द मदर। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं दोबारा वाज़ेह कर दूँ, मेरे केस में और सभी केसेस में मदर प्लेज द की रोल। द क्रेडिट गोज़ टू हर, बिकॉज सारा दिन उसने हैंडल करना। तो अगर वो खुद ये सीख लें, लर्न कर लें, या जो उनको होम प्रोग्राम करने आता है उसके साथ साथ लर्न कर लें, 1 घंटा वो कराए फिर 1 घंटा मदर कराए, तो इस तरह। एंड you'll ट्राई टू अचीव 40 आवर्स अ वीक। जब आप 40 आवर्स अ वीक अचीव कर लेंगे तो आपको बेहतरी नज़र आनी शुरू होगी। जब आप ये मरहला अचीव कर लें तो फिर अगली रैमिफिकेशन है कि यू शुड फाइंड अ स्कूल जहाँ पर ऑटिज़म को स्पेशलाइज किया जाए। Back then there was no school available, so as I said we made a meetup group in Lahore. So all the people, all the affectees of autism, all the sufferers of autism, they joined hands and we made a school called Society for Autism Awareness. And this school has been working for the past many years. We started it in 2007 with whatever resources we have. तो we had back then, तो हमने वो शुरू किया। उसका वलीन मकसद था कि जो लोगों को भी ये हेल्प नहीं मिल रही, दे शुड हैव अ प्लेस जहाँ पर वो आ सके, उनके बच्चे पढ़ सकें। द मेन पर्पस जो हमारे इदारे का है वो है कि वो बच्चों को ये डिफरेंट टेक्निक्स के साथ पढ़ाई कराए और उनको किसी मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर शिफ्ट करें। ये हमारा मेजर वहाँ पे फोकस होता है। अब और भी इदारे ज़रूर हमारी तरह के और इदारे भी होंगे, लेकिन हमारा इदारा ओनली डील्स विद ऑटिज़म। बेशतर इदारे होते हैं वो मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के साथ डील करते हैं, बट आर इंस्टीट्यूट ओनली डील्स विद ऑटिज़म एंड इट्स अ 1-on-1 अरेंजमेंट। या मीन्स एक बच्चा एक टीचर, एक बच्चा एक टीचर। लाइक इफ़ वी हैव 25 किड्स, वी हैव 25 टीचर्स। और चूँकि अटेंशन डेफिसिट का डिसऑर्डर है, सो अटेंशन हासिल करने के लिए आपको 1-on-1 10 लोगों के अंदर बात समझ में नहीं आएगी। एंड देन देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिनके ज़रिए से पढ़ाया जाता है, बड़ा स्लोली, बड़ा ग्रेजुअली। एंड देन जो फीमेल टीचर्स एंड मेल टीचर्स एक कॉम्बिनेशन, पहले ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इतना अच्छा टेम्परामेंट है कि वो हैंडल कर सके, क्योंकि आपको शायद एक ही बात 50 दफ़ा बतानी पड़े। और एक बच्चे एक्लेलिक होते हैं, मीन्स रिपैटिटिव बिहेवियर होता है, एक ही बात को बार बार करते हैं। तो बहुत ही पहले वी ऑलवेज जज कि किसके अंदर ऐसा अच्छा टेम्परामेंट है कि वो ये पढ़ा सके, तो उन्हीं लोगों का इंतखाब करते हैं। देन आवर क्लासेस आर ऑल मॉनिटर्ड बाय कैमराज एंड एवरीथिंग, कि कोई किसी किस्म का वो ना हो सके। अक्सर मुमकिन है कि आप पढ़ाने वाला भी एंजाइटी का शिकार हो जाए रोज़ ये काम कर के, तो वी हैव टू बी वॉचफुल। एंड एज आई सेड कि हमारा अवलीन मकसद यहाँ पर, हम किसी किस्म की कोई, सिंस वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट क्वालिफाइड, हम किसी किस्म की मेडिकेशन या उन चीज़ों के अंदर नहीं जाते। जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये सारी एज आई सेड हार्मलेस और बिहेवियरल टेक्निक्स के ऊपर काम होता है, क्योंकि ये है ही बिहेवियरल डिसऑर्डर। और शुरुआत में तो शायद लोगों को किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, बट इन एग्रीगेट टर्म्स ये बिहेवियरल इशू है और बिहेवियरल थेरेपीज़ के साथ ही हल किया जाता है। देन मूविंग ऑन, अगर वो कंफर्टेबली हमारे स्कूल में कुछ वक्त लगा लेते हैं तो फिर हमारे अब मुख्तलिफ स्कूलों के साथ वी हैव कनेक्शंस where we talk to them and we tell them that this kid is good enough to come to your school and he will sit between regular kids in a class of regular people. So we do that, और उसमें होता ये है कि we provide a teaching aid, a shadow teacher trained by our institute. That shadow teacher will go with the child to that particular school.
कुछ ऐसे इदारे हैं, although very few of them, there is this school called Newlands, Beacon House Newlands. Newlands is based in London also. उनके अंदर पॉलिसी में ये बात शामिल है कि इंक्लूसिव लर्निंग कहते हैं इसे। उनकी पॉलिसी में ये शामिल है कि उन्होंने लाजमन ऐसे बच्चों को जगह देनी है। एंड आई थिंक दिस शुड बी अ पॉलिसी इन ऑल आवर स्कूल्स कि उनको टॉलरेंस दिखानी है और इन बच्चों को जगह देनी है इन अ रेगुलर स्कूल। इस बात को एक्सेप्ट करना है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये जो एंजल्स हैं, ये थोड़ा वक्त लेके समझते हैं, बस इतनी ही बात है। एक ही बात को टुकड़ों में तोड़ के समझाना होगा, तो वो टॉलरेंस, वो पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो ग्रेजुअली शुरू में बिल्कुल मदद नहीं मिलती थी, बहरहाल एक एक करके अब ऐसा होना शुरू हो गया कि जो बच्चे मेन स्ट्रीम हो पाते हैं वो मेन स्ट्रीम होते हैं और उनके साथ एक ट्रेन टीचर जाता है जो कि क्योंकि ये अटेंशन डेफिसिट है तो इसमें ख़तरा ये होता है कि बच्चे का फोकस थोड़ी देर में टूट जाता है। तो द टीचर इज़ देयर टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू द चाइल्ड दैट लुक देयर, लुक हियर, फोकस, सिर्फ उसका ध्यान वापस लाने के लिए। और इस काम के अंदर रीइंफोर्समेंट बड़ी कीमती चीज़ है कि आपको हर बच्चे का कोई ना कोई रीइंफोर्सर होता है, कोई उसकी पसंदीदा चीज़ होती है, कोई उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टी होता है जहाँ पे वो ज़रूर खुश होता है। तो आपको उस रीइंफोर्सर को इस्तेमाल करते हुए ये सारी टेक्निक्स काम करती हैं। एंड आई थिंक इट गोज़ विद एवरीबडी। हर इंसान का कोई रीइंफोर्सर होता है, कोई रिवॉर्ड होता है, उसको नज़र में रख के तो वो टारगेट को पकड़ लेता है। तो यही टेक्निक यहाँ भी चलती है। तो इस तरह से स्कूलिंग शुरू होती है। और अगर आप इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, स्कूल्स जो हैं स्पेशल IEP बनाते हैं, इंडिपेंडेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसका मतलब ये है कि एक ही सब्जेक्ट को टुकड़ों में तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है सो दैट आप मूव ऑन होते जाएं और वो चीज़ें जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है उनको ओमिट कर दिया जाता है। दे शुड कीप द चाइल्ड ऑन वन लैंग्वेज। इफ़ इट इज़ इंग्लिश, दे शुड कीप द चाइल्ड ऑन इंग्लिश। यू शुड नॉट कन्फ्यूज़ द चाइल्ड ऑन 2 लैंग्वेजेस। और वो बाकी बातों को भी टीचिंग एड के ज़रिए से सीखते जाते हैं कि हमने इसको कैसे चलाना है। अगर इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ एंड यू कीप मूविंग ऑन द लैडर, तो आप 10th ग्रेड तक, O लेवल की सतह तक पहुंच जाते हैं। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली अ वेरी फ्यू मेक इट टू दैट लेवल, जो कि मेरी नज़र में अफसोस की बात है। लेकिन होना तो यही चाहिए था कि बहुत सारे लोग होते, क्योंकि ऑटिज़म की तादाद परसेंटेज बहुत बड़ी है। ग़ालिबन हर 1000 के अंदर चंद लोग हैं जो कि ऑटिस्टिक हैं। लेकिन अगर कोई भी O लेवल के एग्ज़ाम में सिर्फ 1 फ़र्द पहुंच सका या 2 फ़र्द पहुंच सके, तो इसका मतलब है कि बाकियों को ये सारी मदद जो मैंने गिनवाई ये ना मिल सकी और वो बीच रास्ते कहीं ना कहीं हिम्मत हार गई और छोड़ दी। तो यहाँ तक जब पहुँच जाते हैं तो डिफ़िकल्ट पार्ट आ जाता है, क्योंकि O लेवल में कैम्ब्रिज इम्तिहान लेता है। उससे पहले तक स्कूल आपको IP बना के सहूलियात दे के आपका मामला चलाता है, क्योंकि उनका मकसद आपको आगे बढ़ाना। इसके अंदर ग्रेड्स मायने नहीं रखते, ABCD मायने नहीं रखता। आपका एक यूजफुल सिटीजन बनते जाना और आपको स्ट्रक्चर्ड टाइम मिलना मायने रखता है। तो वो आप O लेवल की हद तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपका स्कूल मददगार हो और ये सारे हालात साजगार हैं। ऑल्दो इट्स अ बम्पी राइड, आसान नहीं है, कहना आसान, करना मुश्किल, लेकिन एज ए सेड के पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। यहाँ पर आके O लेवल पर जब आप आते हैं तो O लेवल के अंदर एक तो आप वो तमाम सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है और बहुत मैथमेटिक कैलकुलेशन और वो सब चीज़ें ना मांगते हैं। बाहर कुछ कंपल्सरी चीज़ें आपको लेनी ही पड़ती हैं। फिर वो कैम्ब्रिज के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप कुछ सहूलियात हैं जो उनसे मांग सकते हैं। आउट ऑफ
those facilities you can opt for proctor and you can opt for extra time. These two things you can apply for that. But then again, यहाँ बड़ा चैलेंजिंग काम है. I have been through this, so इसलिए मुझे सारी बातें मालूम है. मेरा ख्याल था कि ये जो लोग कैम्ब्रिज और लंदन में ये लोग बड़े ज़्यादा अवेयर होंगे इन चीज़ों से और बड़े फैसिलिटेटिंग हो, बट दिस इज़ नॉट द केस. जिस वक्त आप ये दो सहूलियात मांगते हैं तो वो बहुत सारी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं. दे आस्क यू टू प्रूव इट whether it's a genuine case or it's an ingenuine case. तो फिर आपको दोबारा उस असेसमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि जिसका शुरू में जिक्र किया गया. तो देन वो असेसमेंट आपको करानी पड़ती है, आपको वो असेसमेंट भेजनी पड़ती है. और जैसे मैंने कहा कि ये जो है शिफा का जो इदारा है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और वो इसकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके दिए हुए रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो आपको इसके थ्रू गुजरना पड़ता है, फिर भी उनकी सवाब है कि वो फैसिलिटी दें या ना दें, और बड़ी दुश्वारी से मिलती है. और मैंने चूँकि इस पर मेहनत की है और बड़ी दुश्वारी से हासिल की है, कभी मिली कभी नहीं मिली. तो इसमें भी बार ज़रूरत है, पाकिस्तान में भी उनको ज़रूरत है कि इन चीज़ों को आसान करें. इसी तरह अगर इस मेहनत के साथ ओ लेवल कर जाते हैं तो अगला लेवल ए लेवल का है. और ए लेवल के अंदर भी आप ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपसे कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल महारत या फिर साइंसी महारत नहीं मांगते. तो उनमें रहते हुए एंड देन अगेन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि यू नॉट एक्चुअली गोइंग फॉर द ग्रेड्स. आप एक रेमिफिकेशन से अगली रेमिफिकेशन पे जा रहे हैं और आप अपनी जो है एक यूजफुल स्कूलिंग लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ तक आप अल्लाह करे हर ही बच्चा पहुँच सके और ये सहूलियात मिले. एंड देन मूविंग ऑन, फिर बात आ जाती है कि करियर क्या होनी चाहिए. तो करियर्स के अंदर भी देयर आर, एज आई सेड, कि हर बच्चे के पास एक अपना कम्पिटिटिव एज होता है. जो उसका वो कम्पिटिटिव एज है उसमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आम लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. उसका अगर कोई बच्चा इज अ गुड पेंटर तो वो बहुत शानदार तस्वीरें बना लेगा जो शायद कोई भी नहीं बना पाएगा. सो उसके उस कम्पिटिटिव एज को तलाश करके उसी फील्ड के अंदर उसको काम करना चाहिए. चाइल्ड ले और आप सवाल भी साथ साथ. कोई गिटार बजाना जानता है तो उसको वो बजा लेना चाहिए, कोई तस्वीर बनाना जानता है तो वो बना लेनी चाहिए. इस तरह देयर कैन बी न्यूमरस थिंग्स. तो आई थिंक दिस इज ऑल. मैंने तकरीबन आपको शुरुआत से लेकर और करियर तक पहुंचने की एक अभी इनके सवाल की जर्नी के बारे में बताया. मैं आपके सवालों को भी इनवाइट करता हूँ. और दोबारा मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूँ. हमारा इदारा जो है एज आई सेड पेरेंट्स ने बनाया है, सफरर्स ने बनाया है और अपने ही रिसोर्सेज के साथ में इसको चलाते हैं. कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वक्तन फ़वक्तन उसके अंदर अपना डोनेशन, अपना हिस्सा भी डालते रहते हैं. और हमारे इदारे में हर वक्त तकरीबन 25 से 30 बच्चे ये एजुकेशन ले रहे होते हैं. वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं, रेगुलर स्कूल की तरफ बढ़ते जाते हैं और फिर और बच्चे आ जाते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग एंड आई थिंक दैट्स इट. तो अब आप सवाल जो सर से करना चाहते हैं हमारे हिसाब से. जी सर, जैसे कि हमें पता है कि थेरेपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आपने इतनी जल्दी कैसे असेस कर लिया कि पाकिस्तान में जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं उनको कंपैटिबल नहीं है तो उनका ट्रीटमेंट कर सके और आप मूव हुए? जी मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में सबसे पहले तो ज़ाहिर है आप किसी मुल्क के 2, 4, 5 लोगों को यहाँ जाते हैं, जब आपको ऐसी बात पता चलती है तो यू डेस्परेटली लुक फॉर हेल्प. तो मैंने जब देखा और गए तो पता चला कि अगेन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है. मैं सबको टैग नहीं करूँगा इसके अंदर, लेकिन मेरा और मेरे साथ मिलने वाले लोगों का तजर्बा ऐसा ही है कि एक तो उनका नॉलेज इस सब्जेक्ट पे बहुत मामूली है. दूसरा, वो कोशिश करते हैं बड़ा रूथलेसली चार्ज करने की, जो कि अगेन बड़ी दुश्वार बात है. ठीक है,
और कुछ बातों से समझ आ जाती है। जैसे मैं एक मिसाल दूँ कि द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट आई वेंट थ्रू, तो उनको मैंने देखा कि वहाँ जो बच्चे आए हुए थे ना, तो वो उनको कोई कैंडी टॉफ़ी ये दे के ट्राइंग टू काम देम। हालांकि एज फार एज डाइटरी इंटरवेंशन इज कंसर्न, दे जस्ट कैन नॉट हैव दिस कैंडी और ये शुगर और ये चीज़ें वो नहीं दे सकते। तो मेड मी रियलाइज कि इनको कोई ख़ास नॉलेज नहीं है इसके ऊपर। देन जो भी हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, हर एक के घर में बच्चे हैं और पीडियाट्रिशियंस को मिलते हैं, जाते हैं, मुख्तलिफ शुरुआत में तो बहुत दफ़ा जाते हैं, तो उनसे भी जब बात करते हैं तो उनका ऑप्शन के बारे में कुछ पता है, बिकॉज ये एक बिहेवियरल इशू है। मैं उनको इतना उसमें वो भी नहीं कहूँगा, लेकिन समहाउ किसी ने इसके ऊपर मेहनत नहीं की या सीखा नहीं, इसको अलग से जाके पढ़ा नहीं। तो यही रीज़न है, मैंने आपको बताया कि अभी इतने सारे टाइम में मैं एक जगह के बारे में बता पाया हूँ कि जहाँ पे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो भी बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं और वो लकीली दे आर अवेलेबल इन पाकिस्तान।